Hello, my dear students. Today we are going to discuss your chapter A Letter to God, written by J.L. Fentis. इस चैप्टर के हम दो पार्ट ऑलरेडी देख चुके हैं, तो अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उनको देख लें, ठीक है। और जहाँ तक कहानी की बात है, कहानी में मेन कैरेक्टर लेटर टू गॉड में जो मेन कैरेक्टर है वो लैंचो है, ठीक है। वो एक फार्मर होता है, उसको एक बहुत अच्छी फसल की उम्मीद थी, उसकी फसल पकने जा रही थी, लेकिन होता क्या है कि बारिश होती है, जिसको वो चाह भी रहा था कि हल्की बारिश हो जाए और उसकी फसल और अच्छी होती। अपनी वाइफ से इसके बारे में डिस्कस कर रहा था कि काश थोड़ा बारिश हो जाती तो हमारी फसल कितनी अच्छी होती। तो हुआ भी ऐसा ही, हल्की फुल्की बारिश होना शुरू हुई। तो उसने अपनी वाइफ को बहुत उत्साह में कहा कि ही वॉज वेरी हैप्पी ऑन सीइंग द रेन। बारिश को देखने पर बहुत खुश हो गया था। बट सडनली द रेन चेंज्ड इनटू द स्टॉर्म, तूफान में बदल गई। एंड आफ्टर दैट अ हेल स्टॉर्म, एक हेल स्टॉर्म में बदल गई। और उस हेल स्टॉर्म ने उस इतने जो हेल स्टोन गिराए, हेल स्टोन का मतलब होता है ओले, ओले गिराए, तो उससे उसकी पूरी की पूरी फसल जो है तबाह हो गई और वो पूरी तरह से बर्बाद बर्बाद हो गया है। अब वो भगवान से उम्मीद कर रहा है कि भगवान उसको कुछ दे, क्योंकि वो पूरी तरह से निराशा में चले गया है। उसको भगवान पे अटूट विश्वास था। तो इसलिए उसने सोचा कि क्यों ना इस साल अगर हमें भूखे मरने से अच्छा ये है कि भगवान को एक पत्र लिखा जाए। वी शुड राइट अ लेटर टू गॉड। तो यहाँ तक हमने कहानी देख ली है। अब आज हम यहाँ से शुरू करने जा रहे हैं आगे, ठीक है। पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कहाँ तक हमने पढ़ लिया था। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक, ठीक है। उसने कहा था कि डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, दैट इज वर्थ दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। यही उन्होंने कहा था कि कोई भी जो है भूख से नहीं मरता है। वी शुड कीप आवर फेथ ऑन गॉड, हमें भगवान पे अपना विश्वास जरूर बनाए रखना चाहिए। भगवान किसी के साथ भी बुरा नहीं करता है। और इसी संदर्भ में उसने सोचा कि क्यों ना भगवान को एक पत्र लिखा जाए, ठीक है। तो आज हम यहाँ से पढ़ने जा रहे हैं। ऑल थ्रू द नाइट, अब उसी रात को, जिस रात को उसके जो खेत थे तबाह हो गए थे, उस रात को वो सोच रहा था पूरी रात भर। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट, लैंचो ने सोचा। थिंक की सेकंड फॉर्म होती है थॉट, ठीक है। पास्ट टेंस में बात हो रही है। ओनली ऑफ हिज वन होप, वो केवल अपनी एक उम्मीद के बारे में सोच रहा था, जो उसको एक उम्मीद थी। द हेल्प ऑफ गॉड, और वो उम्मीद उसको क्या थी कि भगवान की मदद, ठीक है। उसको भगवान पे अटूट विश्वास था। ही हैज स्टिफ फेथ इन गॉड, ही हैज डिटरमिन्ड फेथ ऑन गॉड, ही हैज वेरी स्ट्रॉन्ग फेथ ऑन गॉड। भगवान पे बहुत मजबूत उसको विश्वास था। तो उस पर उसको कहीं ना कहीं लग रहा था कि मुझे अभी भी उम्मीद रखनी चाहिए। हुज आइज, हुज का यूज भगवान के लिए किया गया है, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि ही का यूज यहाँ पर लैंचो के लिए हुआ है। जैसे कि एज मतलब जैसे कि ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड। देखो ये है पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस। हैड के बाद बीन है और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस होता है, लेकिन जब उसमें बीन आ जाता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस हो जाता है। तो ये ग्रामर का पॉइंट था यहाँ पे। तो आपको नोट कर देना चाहिए कि जब भी सब्जेक्ट के बाद हैड बीन आता है और उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस होता है। तो एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसे कि उसको बताया गया था, जैसे उसको सिखाया गया था, ठीक है, कि भगवान की जो आंखें होती है, क्या सिखाया गया था कि भगवान की जो आंखें होती हैं, सी एवरीथिंग, वो क्या करती है, वो आंखें देखती हैं एवरीथिंग, मतलब सारी चीजें, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्सेंस, यहाँ तक कि जो चीज बहुत गहरी होती है इन वंस, किसी भी व्यक्ति के, वंस का यूज किसी भी व्यक्ति के लिए किया गया है। कॉन्सेंस का मतलब होता है अंतःकरण, किसी के भी मन में, जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। कोई चीज होती है भगवान उसको भी जान लेता है। तो कई बार बोलते हैं कि भगवान आदमी के मन में बैठा हुआ है, तो इसीलिए कहा जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलो यहाँ से देखते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। देखो यहाँ तक समझ लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, लेंचो की तुलना एक
ऑक्स से की गई है, एक बैल से की गई है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो कोई बैल है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन, एक फ्रेज का यूज किया गया उसके लिए। एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब है यहाँ पे हार्ड वर्किंग पर्सन, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो कठिन परिश्रम करने, परिश्रमी व्यक्ति बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। यहाँ पे आप लिखते रहना मीनिंग। तो लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ मैन का मतलब लेंचो वॉज एन हार्ड वर्किंग पर्सन, वॉज अ लेबोरियस पर्सन, ठीक है। बहुत परिश्रमी व्यक्ति था। किसान ज़्यादातर परिश्रमी होते हैं, यू नो इट वेरी वेल, आप इसको बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, समझते हैं। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, और वो काम करता है लाइक एन एनिमल, एक एनिमल की तरह, एक जानवर की तरह, मतलब एक बहुत संघर्ष से काम करता है इन द फील्ड, अपने खेतों में। बट अब यहाँ कुछ अपोजिट आपको दिखेगा। बट कंजक्शन हमेशा अपोजिट दिखाता है, इससे पहले वाली क्लॉज में जो बात होती है उसका अपोजिट आगे होता है। तो यहाँ उसको बताया गया है कि बहुत ही मतलब पुअर है, बहुत ऐसा आदमी है कि जो बहुत मेहनत से काम करने वाला है, एक जानवर की तरह खेतों में काम करता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको गांव का मतलब आदमी दिखाया गया है। लेकिन स्टिल लेकिन फिर भी ही न्यू हाउ टू राइट, वो जानता था कि कैसे लिखते थे, उसको लिखना आता था। इसका मतलब ये नहीं था कि वो ही वॉज टोटली इलिटरेट, ही वॉज लिटरेट, स्टिल ही वॉज लिटरेट। ये सब चीज होने के बावजूद भी वो क्या था, लिटरेट था, साक्षर था, उसको लिखना आता था। द फॉलोइंग संडे, अगले संडे को, जो आने वाला संडे था, उस संडे को एट डे ब्रेक, डे ब्रेक का मतलब होता है एट द मॉर्निंग, व्हेन द फर्स्ट रे ऑफ द सन केम, जब पहली सूरज की किरण आई, ठीक है। डे ब्रेक का मतलब जब सुबह पहला उजाला होता है उसको डे ब्रेक बोला जाता है। तो अगले संडे को जैसे फर्स्ट रे आई, जैसे फर्स्ट सुबह उजाला हुआ, ही बिगेन टू राइट, उसने लिखना शुरू कर दिया, अ लेटर, एक पत्र, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसको कि वो पत्र के लिए यूज हुआ है विच, ठीक है। और विच यहाँ पे क्या है, रिलेटिव एडवर्ब है, सॉरी रिलेटिव प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है यहाँ पे विच। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। तो लेटर के लिए किसका यूज हुआ है, विच का यूज हुआ है। तो अ लेटर विच ही हिमसेल्फ, जिसको कि उसने, लेंचो के लिए ही का यूज हुआ है। हिमसेल्फ यहाँ पे कौन सा प्रोनाउन है, इम्फेटिक है या रिफ्लेक्सिव है, ये आपने बताना है। इम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। जिसको कि ही हिमसेल्फ, उसने स्वयं, वुड कैरी, लेके गया, टू टाउन मतलब नगर की तरफ, एंड प्लेस इन द मेल, और खुद ही उसने उसको मेल कर दिया। मेल का मतलब जो पोस्ट ऑफिस में आप जब कभी जाते हैं तो वहां पे बाहर पे एक डब्बा लगाया हुआ रहता है उन्होंने, जिसमें कि आप अपना लेटर डाल देते हो, तो उसको अपने आप वो खोलते हैं तो उसमें से लेटर लेके जाते हैं वो। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, और जो उसका ये पत्र था इसके लिए कहा जा रहा है कि ये और कुछ नहीं था। नथिंग लेस देन का मतलब होता है कि जब आप नेक्स्ट जो बात करने जा रहे हैं उस पर फोकस कर रहे हैं, इट वॉज नथिंग लेस देन, ये और कुछ नहीं था। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं कि अ लेटर टू गॉड, बहुत मतलब आश्चर्यचकित करने वाली बात जब कही जाती है तो उसके लिए नथिंग लेस देन का यूज होता है। तो इट वॉज नथिंग लेस देन, ये कुछ नहीं था, अ लेटर टू गॉड, लेकिन क्या था, ए लेटर टू गॉड, बहुत सरप्राइज वाली चीज थी, ठीक है। तो एन ऑक्स ऑफ मैन, हार्ड वर्किंग पर्सन, यहाँ पे आपके लिए यहाँ पे वोकैब्युलरी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, यहां से पढ़ते हैं। गॉड, अब देखो पत्र में उसने क्या लिखा हुआ है, गॉड ही रोट, उसने लिखा, राइट की सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस में लिखा गया है। गॉड ही रोट, उसने लिखा, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अब उसने भगवान को लिखा है कि हे भगवान, इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हो, तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मेरा परिवार और मैं इस साल भूखे रहेंगे। तो यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का, यहाँ से शुरू हो रहा है, एक मिनट है, यहाँ से शुरू हो रहा है, कंडीशनल सेंटेंस है। कंडीशनल सेंटेंसेस मैं आपको कई बार बताता रहता हूँ। उसने लिखा है कि इफ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरी मदद नहीं करोगे, तो कंडीशन है ना, शर्त है, ठीक है। ये इसमें सबॉर्डिनेट क्लॉज है। तो क्या होगा, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार जो है इस साल भूखे रहेंगे, ठीक है। तो जब भी ऐसा सेंटेंस आता है तो उसमें जब इफ क्लॉज में सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज होता है, तो जो मेन क्लॉज होती है वो हमेशा सिंपल फ्यूचर टेंस में होती है, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। जब भी इफ क्लॉज में
सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। देखो यहाँ डोंट है ना, तो डू नॉट का यूज किस टेंस में होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। डू नॉट, डज नॉट का यूज या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अलावा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस हो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है सब्जेक्ट के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, तो जब इफ क्लॉज सिंपल प्रेजेंट टेंस में होती है तो जो मेन क्लॉज उसके बाद आने वाली जो क्लॉज होती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में होती है। सिंपल फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है? विल सेल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये भी आप लिखते जाना। विल और सेल के बाद जब भी आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है तो सिंपल फ्यूचर टेंस होता है। ठीक है, तो आई विल गो हंग्री दिस ईयर, आई एंड माई फैमिली विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा पूरा परिवार इस साल भूखे रहेंगे यदि तुम हमारी मदद नहीं करोगे। गा आ रहा है भले ही लास्ट में, लेकिन सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये ध्यान देना आप। ठीक है, आई नीड 100 पैसोज, उसके अलावा उसने क्या लिखा हुआ था? आई नीड, मुझे आवश्यकता है, 100 पैसोज, 100 पैसोज की, इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट डॉट, ये सब उसने लिखा हुआ है। आई नीड 100 पैसो, मुझे 100 पैसे की आवश्यकता है। इन ऑर्डर टू एक बहुत अच्छा फ्रेज है और इसका मतलब होता है कि इस उद्देश्य से कि मैं अपना सो कर सकूं, बो सकूं, बोना होता है इसका मतलब माई फील्ड अगेन, मेरे अपने खेतों को फिर से बो सकूं, एंड और टू लिव अंटिल, रह सकूं जीवित, द क्रॉप कम्स, और तब तक जीवित रह सकूं जब तक कि जो मेरी फसल है वो नहीं आ जाती है। खोल दिए, अरे यार दूध पीने ना हमें पापा देते हैं। अब सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस, और हम यहाँ तक पढ़ चुके थे कि आई नीड 100 पैसोज इन ऑर्डर टू सो, अपने खेत बोने के लिए, एंड जीने के लिए। अंटिल का मतलब, अंटिल समय बोधक कंजंक्शन है, समय का बोध कराता है। जब तक कि नहीं, इसका मतलब होता है जब तक कि नहीं द क्रॉप कम्स, मेरी जो क्रॉप है वो फिर से उग नहीं जाती है, तब तक के लिए मुझे 100 पैसे आपको देने होंगे। बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि जो हेल स्टॉर्म है उसने मेरी सारी फसल को, डॉट 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 का मतलब है इट डिस्ट्रॉयड माई होल क्रॉप, इसने मेरी पूरी की पूरी जो फसल है उसको बर्बाद कर दिया है। एंड आई हैव नो वे टू लिव, आई एम इन वेरी पैथेटिक कंडीशन, मैं बहुत एक खराब स्थिति में हूँ। ठीक है, प्लीज लिसन मी, कई सारी चीजें लिखी होंगी तो इतना यहाँ पे मेंशन इतना ही किया हुआ है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। अब उसने ही रोट टू गॉड, अब ऑन द इनवेलप, उसने लिफाफे में बाहर से क्या लिखा? टू गॉड लिखा हुआ है। लिफाफे में बाहर से क्या लिख रखा है? जैसे हम एड्रेस लिखते हैं ना, किसी के लिए लेटर भेजते हैं तो एड्रेस लिखते हैं उसका, तो उसने लिखा हुआ है टू गॉड ऑन द एनवेलप, एनवेलप का मतलब लिफाफा, पुट द लेटर इनसाइड, उसने इसके अंदर लेटर रखा, स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी वो परेशान है, लेंचो अभी परेशान है, वेंट टू टाउन, और शहर में चले गया, कस्बे में चले गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड अ स्टैम्प, 1 मिनट है, एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स। अब पोस्ट ऑफिस में उसने क्या किया? उसने एक स्टैम्प लिया, स्टैम्प आप टिकट खरीदते हैं, लेटर को जब भी पोस्ट करना होता है तो उस पर टिकट लगी हुई होनी जरूरी होती है, तो उसने एक टिकट, उसके स्टैम्प को उसके ऊपर, प्लेस्ड का मतलब है चिपका दिया लेटर पे, लिफाफे पे, ऑन द लेटर। ठीक है, एंड ड्रॉप्ड इट, और उसको ड्रॉप का मतलब गिरा दिया, इन टू द मेल बॉक्स, जो बाहर एक बॉक्स लगा रहता है उस पे गिरा दिया। तो पैसोस का मतलब यहाँ पे है मैक्सिको की मुद्रा, जैसे हमारे यहाँ 1 रुपए। ठीक है, तो 100 पैसोस का मतलब क्या हो गया कि उसको 100 पैसे की आवश्यकता थी, वो ये बोल रहा था 100 रुपए की आवश्यकता। तो उस समय बहुत पहले की बात है। चलो नेक्स्ट देखते हैं, लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, अब उसके जब पोस्ट ऑफिस की बात हो रही है, वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज अ पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। अब क्या होता है, जो पोस्ट ऑफिस का एक एम्प्लॉई है, बहुत सारे एम्प्लॉई है, देखो वन ऑफ द एम्प्लॉइज का मतलब बहुत सारे एम्प्लॉइज में से एक, तो ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता है। वन ऑफ द का जब यूज होता है तो उसके बाद प्लूरल नाउन आता है हमेशा। ठीक है, तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज, बहुत सारे एम्प्लॉइज में से एक होता है इसका अर्थ। हु वाज अ पोस्टमैन, जो क्या था? एक पोस्टमैन था, एंड आल्सो, और इसके अतिरिक्त क्या करता था? हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में मदद भी करता था और चीजों में,
वेंट टू हिज बॉस, अपने बॉस के पास गया, जो उनके साहब होते हैं उनके पास गया, लाफिंग हार्टली, बहुत ज्यादा खुश होते हुए, उत्साह से, देखो हार्टली का मतलब उस खुशी से, उत्साह से हंसते हुए गया, एंड शोड हिम, और उसको दिखाया, द लेटर टू गॉड, जो पत्र उसने जब मेल बॉक्स को खोला होगा तो उसमें उसने एड्रेस देखने की कोशिश की होगी, भाई किसको जा रहा है लेटर, तो उसने देखा कि टू गॉड, तो बहुत ज्यादा लाफिंग हार्टली करने लग गया, बहुत ज्यादा हंसने लग गया, और अपने साहब के पास गया कि देखो ये कौन है जिसने इस तरह का लेटर लिखा हुआ है, ठीक है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, और एक पोस्टमैन के रूप में अपने कैरियर में कभी भी उसने इस तरह का कोई एड्रेस नहीं देखा था या जाना था। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट है, ठीक है, स्टिल टाइम इज देयर। द पोस्ट मास्टर, यहां से पढ़ते हैं, अ फैट एमिएबल फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न्ड सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। यहां तक समझ लेते हैं पहले। तो पोस्ट मास्टर जो साहब हैं उनके पास जब वो गया, तो पोस्ट मास्टर साहब ने क्या करा, वो कैसे, उनके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये अ फैट मैन है, थोड़ा सा मोटे हैं, एमिएबल हैं, वेरी मतलब अफेक्शनेट टाइप पर्सन है, फ्रेंडली है, प्लीजेंट है, एमिएबल का मतलब नीचे लिखा गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, फ्रेंडली है, ही वॉज अ फ्रेंडली पर्सन, एक बहुत ही ज्यादा मिलनसार व्यक्ति हैं। तो फेलो का मतलब पर्सन है यहाँ पे, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर साहब ऐसे व्यक्ति हैं। आल्सो ब्रोक आउट, देखो ब्रेक आउट का मतलब होता है टू स्टार्ट सडनली, सडनली जो जब कोई चीज होती है तो उसको उसके लिए ब्रेक आउट का यूज होता है। तो पोस्ट मास्टर साहब भी जो है अचानक से क्या होने लग गए, हंसने लग गए, बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन शीघ्र ही, इमीडिएटली मतलब तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो सीरियस हो गए, एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, अपनी डेस्क पे लेटर को टैप करते हुए, ऐसे ऐसे बजाते हुए, कमेंटेड, उन्होंने कुछ कमेंट किया, कमेंट का मतलब कुछ कहा, व्हाट फेथ, अरे कैसा विश्वास है, मतलब क्या गजब की बात है, ठीक है, व्हाट फेथ। उसके बाद है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड। करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है पत्राचार, ठीक है, पत्राचार करना। तो वो बोल रहे हैं कि आई विश, मैं कामना करता हूँ कि आई हैड द सेम फेथ, मेरे पास भी वही विश्वास होना चाहिए, ऑफ द मैन, जैसे कि उस आदमी के पास है, हु रोट दिस लेटर, जिसने ये पत्र लिखा है, मतलब वो चाह रहा है कि उसके पास भी वैसा ही विश्वास होना चाहिए भगवान के प्रति, ठीक है। द पोस्ट मास्टर वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाय द लेटर, बहुत प्रभावित हो गया है उस पत्र को देख करके। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, स्टार्टिंग अप का मतलब है यहाँ पे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित, ठीक है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, एक भगवान के साथ एक पत्राचार होने पे बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित होते हुए। चलो नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे वर्ड मीनिंग आप ये लिख देना, एमिएबल का मतलब फ्रेंडली, प्लीजेंट, ठीक है। अब यहाँ से देखते हैं, सो इसीलिए in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter। अब यहां तक समझ लेते हैं पहले। सो इसीलिए, इन ऑर्डर टू का यूज हुआ है, देखो यहाँ पे फिर से, इस उद्देश्य से, ठीक है, इस उद्देश्य से कि यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस है इसलिए नॉट टू का यूज हो रहा है। इन ऑर्डर नॉट टू शेक, शेक का मतलब हिलना या विचलित करना, ठीक है, नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, इस क्रम, इस उद्देश्य से कि राइटर का जो पत्र को लिखने वाला है उसका फेथ, जो भरोसा उसका जो भगवान पे है, फेथ का मतलब भरोसा होता है, वो हिले ना, वो विचलित ना हो, इस उद्देश्य से, इसीलिए द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर एक विचार लेके आए, मतलब उनके मन में एक विचार आया, आंसर द लेटर, कि इस पत्र का आंसर दिया जाए, इस पत्र का जवाब दिया जाए, ठीक है। बट वेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसको खोला, इस पत्र को खोला, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज हो रहा है, इसका मतलब पास्ट टेंस है, ठीक है, सिंपल पास्ट टेंस, सब्जेक्ट के बाद जब सेकंड फॉर्म आती है तो सिंपल पास्ट टेंस होता है। इट वॉज फिर से पास्ट टेंस है, एविडेंट दैट, ये एविडेंट का मतलब स्पष्ट, ठीक है, ये क्लियर था कि, दैट मतलब कि, टू आंसर इट, इसका जवाब देना, ही नीडेड समथिंग मोर,
देन गुडविल, इंक एंड पेपर। कि इसका जवाब, इस पत्र का जवाब देने के लिए उसको केवल एक गुडविल मतलब सद्भावना, एक स्याही और एक पेपर की ही आवश्यकता नहीं थी। जब पत्र लिखते हैं तो इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होती है। तो इसके अलावा भी उसको कुछ और चीज़ चाहिए थी। ही नीडेड समथिंग मोर, उसको आवश्यकता थी। अगेन सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है। तो सिंपल पास्ट टेंस से भरा हुआ है ये पूरा जो स्टोरी है, तो आप इसको ध्यान से देखें। उसको आवश्यकता थी इसके अलावा कुछ और की। चलो देखते हैं क्या आवश्यकता थी। लेट अस सी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो स्टक था अपने रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब दृढ़ संकल्प होता है। अपने जो संकल्प उसने ले लिया था उससे वो स्टक था, उससे उसका स्टिक का सेकंड फॉर्म होता है स्टक, स्टिक, STICK। स्टिक की सेकंड फॉर्म होती है स्टक। तो इसका मतलब चिपका हुआ होना होता है या पालन करना होता है। तो बट ही स्टक, वो चिपका हुआ था। हिज रेजोल्यूशन, अपना जो उसने संकल्प लिया था उससे वो जुड़ा हुआ था। ही आस्क्ड, उसने आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उसने पैसों के लिए अपने एम्प्लॉयज से कहा, मतलब मांग की पैसों की। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने अपने सैलरी से भी कुछ हिस्सा दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स, और सेवरल के बाद आप हमेशा याद रखना प्लूरल नाउन आता है, ठीक है। सेवरल के बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार आता है प्लूरल नाउन आता है। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, उसके जो बहुत सारे दोस्त थे, वर अब्लाइज्ड, वो नैतिक रूप से अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे, ठीक है। अब्लाइज्ड का मतलब कृतज्ञ होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे ये है कि वो अपने आप को जिम्मेदार मान रहे थे नैतिक रूप से। टू गिव समथिंग, देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, कुछ ना कुछ देने के लिए, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी। चैरिटी मतलब दान के किसी कार्य के लिए, चैरिटी का मतलब दान, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ड है अब्लाइज्ड का मतलब ग्रेटफुल, नैतिक रूप से जिम्मेदार या कृतज्ञ आप बोल सकते हो। थैंकफुल भी इसके लिए यूज वर्ड होता है। रेजोल्यूशन का मतलब एक प्रस्ताव भी होता है वैसे, लेकिन यहाँ पे संकल्प है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। चलो ये एंड हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। थैंक यू।